नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। आज हम हैं लेक्चर 5 में, यूनिट 2 ऑफ कॉमर्स पेपर 2। जिसे नहीं पता है उनके लिए अनाउंसमेंट ये है कि हम दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स के लिए कम्प्लीटली फ्री बैच रन कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 पे बात कर रहे हैं। और उसके अभी आज ये कौन सा लेक्चर है? ये 5वां लेक्चर है यूनिट 2 का, जिसमें हम आज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट पेंडिंग है, आपका हफ्ते डेढ़ हफ्ते में रिजल्ट आने वाला है, तो मुझे पता है बहुत पैनिक का माहौल है। पर जो लोग भी सेफ स्कोर से बहुत नीचे, 155 160 से भी नीचे हैं, तो अगर आप वो डेंजर जोन में है ना, जो 10 नंबर का रिव्यू जोन है या उससे नीचे है, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप दिसंबर की अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से ये सब पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपका इसी अटेम्प्ट में हो जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता तो कम से कम आपके अगले अटेम्प्ट के लिए आपके पास टाइम बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, जिन लोगों का नेट भी होने वाला है, तो मुझे लगता है 1-2 बार आपको JRF के लिए और कोशिश करनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको लेक्चर्स देखने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, जिससे आप ज़रूरी समझे तो पढ़ सकते हैं। आइए आज हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, उसको समझने से पहले समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब, जिसे हम आम भाषा में, आम जो बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन्स। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 10 रुपये है, किसी एक प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट 1 का, वो प्राइस 12 रुपये हो जाए, तो क्या हम इसको इन्फ्लेशन कहेंगे? द आंसर इज नो, हम इसे इन्फ्लेशन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आया है। इसका मतलब इन्फ्लेशन कुछ और दूसरा फिनोमिना है, कुछ दूसरा फिनोमिना है, या कुछ महंगा फिनोमिना है। ये तो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ गई हो, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई हो, या रिटेलर ने या होलसेलर ने अपना मार्जिन बढ़ा दिया हो। एक प्रोडक्ट के साथ तो ऐसा कैसे भी हो सकता है। जब हम इसी के वाइड स्केल पे बात करते हैं, वाइड स्केल का मतलब हम जब पूरी इकोनॉमी को लेकर के बात करते हैं, तो एक टर्म यूज़ होता है जिसको कहा जाता है जनरल प्राइस लेवल। मतलब एक इकोनॉमी, मतलब हम जब ये बात करेंगे कि पूरे इंडिया में जो जनरल प्राइस लेवल है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI, वो आपके सिलेबस में नहीं, पर आप समझिए कि जिससे हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, अगर वो जनरल प्राइस लेवल में ही इंक्रीज है, मतलब आसान भाषा में इकोनॉमी में जितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो क्लॉथिंग हो, चाहे वो कार्स हों, जितने भी तरह के प्रोडक्ट हैं, हमको ये देखने को मिल रहा है कि लगभग हर चीज़ों का, मोस्टली सारी चीज़ों का प्राइस अपने लेवल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इसे बोलते हैं इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो जब जनरल प्राइस लेवल में ही, ये केवल एक प्रोडक्ट के लिए, 2 प्रोडक्ट के लिए नहीं होगा, जब हम ये देखेंगे पूरी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल ही बढ़ गया है, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब वो बात आपकी दूसरी है कि इन्फ्लेशन ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए, कुछ हद तक इन्फ्लेशन इज़ नेसेसरी। अगर आपको ग्रो करना है तो इन्फ्लेशन कुछ हद तक 2%, 3%, 4% तक इन्फ्लेशन इज़ गुड, बट उससे ज़्यादा होता है तो वो इन्फ्लेशन को ख़राब मानते हैं। उसके ज़्यादा आप इन्फ्लेशन, वो कब इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो 2 to 4% इन्फ्लेशन इज़ गुड। अब अगर हम इन्फ्लेशन को गुड मान रहे हैं, या इन्फ्लेशन एक ऐसा फार्मूला, एक फिनोमिना है जो होना ही होना है, चाहे हम चाहें ना चाहें, तो इसके लिए हमें कुछ तो हिसाब बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदता था, मेरे को प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपये आती थी, तो मैं उसको 12 या 15 में बेच पाता था एज अ बिजनेस यूनिट। बट अब क्या हो गया, किसी ने रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा दिया, अब मुझे वो चीज़ ही 12 की पड़ रही है प्रोडक्शन के बाद, तो मैं उसको 12 रुपये में तो नहीं बेच सकता, मुझे उसको 20 में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को इफेक्ट करता है, बिजनेसेस को इफेक्ट करता है। जी हाँ, और ऐसी कोई भी चीज़ जो इकोनॉमिक के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में बिजनेसेस को इफेक्ट करती है, उसको इकोनॉमी, उसमें हम उसको हम अकाउंटिंग में ध्यान देते हैं। तो आपने इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, हर चीज़ के बारे में पढ़ा। तो आज की जो स्लाइड है वो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में। ये देखते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच शोज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑन अफेयर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। एक बिजनेस यूनिट में कॉस्ट या प्राइस के बदलने से क्या इफेक्ट आएगा, कॉस्ट या प्राइस क्यों बदल रहा है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो उसके बदलने से क्या इफेक्ट आएगा पूरे अकाउंटिंग ईयर में एक बिजनेस यूनिट में, उसको जब हम पढ़ते हैं, उस सिस्टमेटिक स्टडी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इसमें कोई समस्या है नहीं, ये मैंने आपको बात पहले ही समझाई। वाइल द पहले ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड होती थी, तो आपको याद होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस में ट्रेडिशनली आप उसको रिकॉग्नाइज करते थे। अभी कैसे करेंगे, फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में कैसे करेंगे। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनली मान लीजिए मैंने 10 जुलाई को कोई सामान खरीदा, मान लीजिए वो 100 रुपये का पड़ा, ठीक है। 10 जुलाई को मैंने कोई सामान खरीदा, 10 जुलाई 2024 को कोई सामान खरीदा, वो 100 रुपये का पड़ा, तो मैं इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि मैं इसी 100 रुपये के बेसिस पे इसको रिकॉर्ड कर देता था, चाहे जब रिकॉर्ड करूं। अब मान लीजिए इसका रिकॉर्डिंग में डेट है, मैं 31 मार्च को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे पहले मैं ट्रांजेक्शन लिखना ही नहीं चाहता, 31 मार्च को लिख रहा हूँ। 31 मार्च को अगर इस चीज़ का प्राइस, मार्केट में इस चीज़ का प्राइस 150 रुपये है, तो मैं इसको 150 रुपये पे लिखूंगा। दिस इज
द वे जिसमें हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में लिखते हैं। क्या सारी चीज़ों में ऐसा करते हैं? नहीं, पर मोस्ट ऑफ द चीज़ों को जैसे करंट असेट है उन सबको हम इसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं रियल वैल्यू पे, उस वैल्यू पे जो वैल्यू रिकॉर्ड करते वक्त है, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हम नॉर्मली यूज़ करते थे। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द डिफरेंट वेज थ्रू विच financial accounts can be adjusted by changing prices studied under inflation accounting. Given that price downward, it is more appropriately called accounting for price level changes. ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपके वही जो बैलेंस शीट आप बनाते हो, पीएल बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, तो क्या महंगाई का या इन्फ्लेशन का इन पर कुछ फर्क पड़ेगा? तो जी हाँ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इम्प्लाइड अजम्पशन क्या कहता है? दिस सेज द वैल्यू ऑफ मनी विल रिमेन स्टेबल बट द वैल्यू ऑफ मनी हैज़ बीन फ्लक्चुएटिंग वायलेंटली इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, हम ये पहले ही मानते हैं जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम मान के चलते हैं लगभग एक इम्प्लाइड अजम्पशन का मतलब होता है जो अलग से कही ना जा रही है। इम्प्लाइड कोई भी चीज़ होती है, इम्प्लाइड शब्द का अर्थ होता है जब आप कोई बात अलग से खुल के नहीं कहते पर वो सबको पता होती। तो इम्प्लाइड अजम्पशन मतलब ये सब मन में मान के चलते हैं कि चीज़ों का जो रेट है वो स्टेबल रहेगा, मनी की जो वैल्यू है वो स्टेबल रहेगी। पर क्या ऐसा है? नहीं। आप कल देखिए मनी की वैल्यू पहले डॉलर्स आपका 78, 76, 75, 80 रुपीज़ तक था, आज 83 के पास है। तो वैल्यू ऑफ मनी कभी भी स्टेबल नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में ध्यान देना पड़ रहा है। रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब एक्सपेंडिचर्स को हम क्या करेंगे? करंट प्राइस लेवल पे दिखाएंगे। जैसे वेजेस, रेंट, लाइटिंग चार्ज, इनको किस पे दिखाएंगे? करंट प्राइस पे। इस पे इनको हम पुराने चार्जेस पे नहीं दिखाएंगे। पिछले साल हम 1000 देते थे, इस साल भी 1000 दिखा देना। आज की डेट में, आज के टाइम पे जो हम वेजेस दे रहे हैं उसको इनको उस पर रिकॉर्ड करेंगे। और वहीं जो कुछ ऐसी फिक्स चीज़ें हैं उनको हम किस पे करेंगे? हिस्टोरिकल प्राइस लेवल पे। हिस्टोरिकल प्राइस लेवल पे जैसे कि डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, डिप्लीशन एक्सेट्रा है। चलिए अभी आगे तो आएगा, लेकिन कुछ होशियार लोगों के लिए मेरे पास एक मतलब समझने के लिए, अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका जवाब कमेंट कर दीजिएगा। देखिए मैंने भी क्या कहा कि हम कुछ चीज़ों को वेजेस वगैरह को और बाकी चीज़ों को हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? करंट प्राइस पे। मतलब अगर आज ये हम महंगा हो कि कुछ ना कुछ महंगे ही होंगे, वेजेस बढ़ी ही होंगी, तो मान लीजिए 500 हो गई, 400 से बढ़ के तो हम 500 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस बढ़ा के रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर वहीं जब डेप्रिसिएशन की बात आ रही है तो हम इसको पुराने रेट पे, हिस्टोरिकल मेथड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब अगर वो 10 लाख की मशीन तो उसको गिराते ही चले आ रहे हैं उसी रेट से। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू यही है, इनकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी जो आपके वेजेस है या बाकी एक्सपेंसेस उनकी वैल्यू बढ़ रही है, पर जो आप खर्चे कर रहे हैं, जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सब वैसे का वैसा ही, उसको हिस्टोरिकल पे रख रहे हैं। कुछ चीज़ों को हिस्टोरिकल पे जब आप रखेंगे और कुछ चीज़ों को आप रख रहे हैं करंट प्राइस पे, तो आपको नहीं लगता इनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा? आप लगता है, सोच के देखिए कि आपको नहीं लगता इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? कि मतलब जब हम प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग ये या बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह दिखाई देगा। आइए इस कंसेप्ट पे आप पहले थोड़ा सा सोचिए, अभी आगे अगले साइड में मैं कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। ये तो ऐसे ही आपको बीच में बताने के लिए था, ठीक। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ पे, बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? करंट असेट्स को करंट प्राइस लेवल पे रिकॉर्ड करेंगे। करंट असेट मतलब वो असेट जो 12 साल से पहले, 12 महीने के से पहले के लिए हैं, और कुछ असेट्स को जो फिक्स असेट्स है उनको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी पुराने वाले तरीके पे। अब आइए उस कंसेप्ट पे जिसकी मैं बात कर रहा था। प्राइस लेवल चेंजेस से फ़र्क क्या पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो क्या करेगा? ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा एक्चुअल प्रॉफिट के मुकाबले। कैसा प्रॉफिट दिखाएगा? ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो आप लगा रहे हो तो इनएडुकेट लगा रहे हो, तो आप पुराने दाम पे लगा रहे हो और आपने बाकी चीज़ों को बढ़ा दिया, इनकम को बढ़ा के दिखा रहे हो। भाई गुड, मान लीजिए आप पहले कोई सामान 10 रुपये में बेचते थे, इन्फ्लेशन आया, आपने प्राइस गुड की इंक्रीज़ की, 20 रुपये में बेच रहे हो, तो पहले आप 10 रुपये में से जो 10 रुपये के मान लीजिए 1000 सामान बेचे, तो आप 10,000 का सामान बेचते थे, उसमें से 2000 डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। अब प्राइस बढ़ गया, डेप्रिसिएशन आपने बढ़ाया नहीं, अब आप 20 के बेसिस से सवाल बेचोगे तो आप 20,000 में से 2000 माइनस करोगे तो 18,000 प्रॉफिट दिखाएगा। तो प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्लोजिंग स्टॉक हम हाइयर अमाउंट पे दिखाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाई देगा, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा। मोर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड डिविडेंड, सो अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपने जितना एस्टिमेट किया था इनकम टैक्स वगैरह, क्योंकि करंट प्राइस पे आएगा तो ज़्यादा आएगा, आपके एस्टिमेशन से ज़्यादा आएगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या होगा? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये वर्किंग कैपिटल जो आपको रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए चाहिए होता है वो कम पड़ेगा। और क्या है? बैलेंस शीट, जब कोई भी चीज़ मैं कह रहा हूँ चलिए ज़्यादा दिखाएगा कम दिखाएगा, मैं कह रहा हूँ ना यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रही है, कम रिप्रेजेंट हो रही है, इसका मतलब वो गलत रिप्रेजेंट हो रही है। तो बैलेंस शीट क्या होगी? आपको ट्रू और फेयर पिक्चर दिखाई ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपने दोनों चीज़ों को एडजस्ट ही नहीं किया है। एक चीज़ को तो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है और एक चीज़ को आप करंट प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है।
कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ेंगे प्राइस लेवल चेंजेस से, तो ये आपके पढ़ने के लिए, दिस इज़ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट हाँ आपको एक बार इस पर नज़र जरूर डालनी है कि आपको पूछ सकता है। तो जनरल इंडाइसेस में चेंजेस आएगा, प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, होलसेल प्राइस इंडेक्स, स्पेशलाइज, ये सारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, जो हम इतनी समय से इतना समय हम इसके पीछे लगा रहे हैं। आपके लिए तो ज़रूरत ही है कि आपके एग्जाम में आने वाला है, पर जनरल सोसाइटी को इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है जिसके चक्कर में इसको पढ़ा जाए या एक सब्जेक्ट ही पूरा डिज़ाइन कर दिया जाए। तो देखिए, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग असेट्स कैसे दिखाए जाते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ईयर आफ्टर ईयर वही कॉस्ट चली जा रही थी, ठीक है। ऑल्सो ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड डेप्रिसिएशन वुड बी हाईली इनसफिशिएंट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एसेट्स एट करेंट कॉस्ट। मैं समझाता हूँ आपको, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 10,000 की कोई मशीन ली थी, आप डेप्रिसिएशन क्यों करते हो। देखिए, जब आप 12th के बेसिस पे जाओगे तो आपको याद है कि डेप्रिसिएशन हम इसलिए करते हैं सर कि जो हमारी एसेट है जब तक वो खत्म हो तब तक हम लगभग उतना ही पैसा जमा कर सके जिससे नई एसेट ले सकें, या इसका जो कॉस्ट हर साल नॉर्मल लॉस हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहा है, उसके एक्सपेंडिचर को हम मीट करने के लिए निकालते हैं। आप हर साल 1,000 निकालते हो, 1,000 आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हो, अलग करते रहते हो, लास्ट में जब ये मशीन खत्म हो जाएगी तो आपके पास 10,000 रुपये आ जाएगा। पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट ये आएगा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ये आएगा, क्या आएगा कि जब 10,000 रुपये में आप मान लीजिए आपने मशीन खरीदी थी 2014 में 10,000 की, क्या 2024 में आज के 10 साल बाद जब आपने डेप्रिसिएशन पूरा कर लिया, मशीन डिस्कार्ड कर दी और 10,000 रुपये लेके आप खड़े हो, क्या आपको 2024 में उस तरह की मशीन 10,000 में मिल जाएगी? नहीं, प्राइस लेवल बढ़ेगा। क्या जिस भी रिसोर्सेज के आपने जिस भी चीज़ को, आपने मान लीजिए प्लांट को डेप्रिशिएट किया होगा, आपने किसी भी चीज़ को डेप्रिशिएट किया होगा, आपने कंप्यूटर्स को डेप्रिशिएट किया होगा, क्या उसी रेट पे मिल जाएंगे? आपने बाइक को, कार को डेप्रिशिएट किया होगा, तो क्या 2014 में जो स्प्लेंडर का रेट था या बाइक का रेट था क्या वो 2024 में भी है? क्या आपको उस रेट पे मिलेगी? द आंसर इज नो, ये तो बहुत महंगी है। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो पुराने तरीके से वो तो सफिशिएंट ही नहीं है आपके नीड्स को कवर करने के लिए। तो इसका मतलब अगर हम इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डालते, 10,000 की जगह 1100 को चार्ज करना चाहते, 1200 चार्ज करते, कुछ इन्फ्लेशन का भी एडजस्ट करते, तो शायद हमारे पास वो अमाउंट होता जो आज रिक्वायर्ड था, ठीक है। Moreover, current revenues for the period are not properly matched with the current cost। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। Therefore, the problems created by price changes in historical cost-based accounts necessitate some methods to take care of inflation। वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो ये गलतियाँ हो रही है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को यूज़ करने की वजह से, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है कि हमें कुछ ध्यान देना पड़े, कोई ऐसा तरीका जिसमें हम भविष्य को भी थोड़ा सा कवर कर सके, इन्फ्लेशन को भी थोड़ा कवर कर सकें। यही मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हमने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को एक नया एज अ न्यू डिसिप्लिन या एज अ न्यू फील्ड ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों को ढूंढना पड़ा, ठीक है। क्या लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की? जितनी लिमिटेशन है यही जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ने सॉल्व की होंगी प्रॉब्लम्स। हिस्टोरिकल अकाउंट्स क्या करते हैं, दे डू नॉट कंसिडर द अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स अराइजिंग फ्रॉम राइज इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द असेट्स ड्यू टू इन्फ्लेशन। हम कभी भी एसेट, मान लीजिए कोई एसेट को हमने रिकॉर्ड किया है 10,000 पे, उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी तो तब रिसेल करने जाए उसका पैसा बहुत मिले, पर हम उस एक्स्ट्रा जो उसकी वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है महंगाई की बढ़ने की वजह से, हम उसको कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ असेट्स। ये मैंने आपको बताया कि पूरी लाइफ के लिए स्प्रेड करना होता है ताकि उसको फ्यूचर में क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें। पर ये इसको ध्यान ही नहीं दे रहा कि फ्यूचर में तो इन्फ्लेशन होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो ज़्यादा होगी। अंडर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, इन्वेंट्रीज एक्वायर ओल्ड प्राइसेस आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यूज एक्सप्रेसिंग करंट प्राइसेस। रेवेन्यू कैसे हैं, करंट प्राइसेस पे हैं, और इन्वेंट्री हमने एक्वायर की है ओल्ड प्राइसेस पे। मतलब ये कि हमने जब सामान खरीदा था तो 10 रुपये का था, है ना, तो हमने इसको कहा कि हमने भाई 10 रुपये में एक्वायर किया है, और जब हमने बेचा तो सामान प्रोडक्ट बनाते बनाते जो हम नॉर्मली 10 रुपये का बनता था, हमको बनाते बनाते हम जब उसको महंगाई आ गई और जो प्रोडक्ट हम 15 का बेचते थे वो प्रोडक्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन कितने का बिका, 20 का। अब हम कॉस्ट क्या देख रहे हैं, 10 रुपया, 20 का, और बेचने का प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना देख रहे हैं, 20 रुपये। तो हम सोच रहे हैं कि 10 रुपये हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, पर दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। अगर ये इन्फ्लेशन हुआ है तो ये भी तो इन्फ्लेट हुआ होगा, अगली बार तो आपको ये भी महंगा मिलेगा, तो इसको भी तो कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। पर वो नहीं करने की वजह से क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। फ्यूचर कार्विंग्स आर नॉट ईजिली प्रोजेक्टेड फ्रॉम हिस्टोरिकल अर्निंग्स। पुराने तरीके से हिस्टोरिकल अर्निंग्स से हम फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं वो डिपिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की कैसे जाती है, क्या क्या तरीके, क्या क्या टेक्निक्स होंगे। अब देखिए, इसमें आप सिर्फ बिजनेस को दिमाग में रख के मत चलिएगा कि फर्म करेगी, बिजनेस की भी बात करेंगे, इसमें पूरी इकोनॉमी की भी बात होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अ वाइडर फिनोमिना। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात करें तो देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द मेथड टू बी अडॉप्टेड एडजस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंजेस कैन बी ब्रॉडली कैसे, अब देखो कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट मतलब जैसे आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हो तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप है ना,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना कि इसी के थ्रू आपको पूरी अकाउंटिंग करनी, सब एक जैसा करेंगे। इन्फ्लेशन में भी कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं अडॉप्ट किया गया, तो लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिसको जैसे प्राइस लेवल चेंजेस को जैसे एडजस्ट करना चाहे वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट को बढ़ा के करें या प्रॉफिट में से थोड़ा सा घटा के करें या आप डिस्काउंट करके करें, वो आपके ऊपर, उसके सारे बहुत सारे तरीके हैं। तो आइए उन्हीं तरीकों को पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइस लेवल चेंजेस के हिसाब से दो तरह के टेक्निक्स हैं, एक है करेंट परचेजिंग पावर मेथड, अगर जनरल प्राइस लेवल में कोई चेंज आ जाता है तो, दूसरा करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग यानी मेथड जो कि हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक एसेट की प्राइस से जुड़ी हुई। ठीक है, करेंट परचेजिंग पावर मेथड क्या कहता है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज जनरल प्राइस लेवल अकाउंटिंग, इसको याद रखिएगा नाम, is a technique used to adjust historical cost based on changes in general price level index. This method reflects the current value of assets and financial performance by accounting for inflation or deflation, allowing for a more accurate representation. हम क्या करते हैं, assets को हम current purchasing power के हिसाब से, मतलब आज के रेट से current prices के हिसाब से चेंज कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक जनरल प्राइस इंडेक्स ले लेते हैं। मान लीजिए इंडेक्स ले लेते हैं कि 2014 में जो जनरल प्राइस इंडेक्स था, मैं पूरी तरह से हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 2014 में जो इंडेक्स था वो था 1.2, ठीक है, और हमको तब कोई चीज़ पड़ी थी 10 रुपये में। अब आज के टाइम पे जो है वो 2024 में ये इंडेक्स बढ़ के 2.2 हो गया, मतलब इसको हमको 1 से मल्टीप्लाई, ये 2.2 की जगह आप कर लीजिए इसको, हाँ इसको हमको 2.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 22 रुपये आएगा। तीसरी हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स निकाल लेंगे और जिससे हम सारे पुराने एसेट्स को क्या करेंगे, करेंट प्राइस पे आज के हिसाब से उस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर करके इंडेक्स कैलकुलेट कर ले कि लगभग कितना % इन्फ्लेशन आया, उस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर करके सारे एसेट को, लगभग अपने सारे एसेट को हम क्या करेंगे, आज के फॉर्म में, आज की इकोनॉमिक कंडीशन में, आज के प्राइस में रिकॉर्ड कर लेंगे। दिस इज नोन एज करेंट परचेजिंग पावर मेथड। ठीक है, CPP मेथड। तब करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड क्या है, ये भी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का एक अप्रोच है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बिजनेस असेट्स को और किसको, एक्सपेंसेस को उनके करेंट कॉस्ट पर, अभी हमने उसमें असेट की बात की थी, इसमें असेट और एक्सपेंसेस दोनों की बात कर रहे हैं, और हम किस पे बात कर रहे हैं, एट देयर करेंट कॉस्ट टू रिप्लेस दोज स्पेसिफिक रिसोर्सेज। दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन बाय मैचिंग करेंट रेवेन्यूज विद करेंट कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या करेंगे, करेंट कॉस्ट निकालेंगे, आज के टाइम पे उसकी कॉस्ट, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, दिस इज करेंट वैल्यू निकालते थे, और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, करेंट कॉस्ट निकाल रहे हैं। वैल्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस मुझे लगता है आपको अच्छे से पता होगा। वैल्यू मतलब उसकी आज के टाइम पे कीमत क्या है, और कॉस्ट मतलब वो आज के टाइम पे किस लेवल पे पड़ता या क्या उसको हमको बनाने में या क्या खर्चा आ रहा है। करेंट कॉस्ट आज के टाइम पे कंपनी पे क्या खर्चा है, उसकी वजह से क्या खर्चा आ रहा है, दैट इज करेंट कॉस्ट। तो हम इसको क्या करते हैं, करेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। और करेंट, जो हम अभी पीछे गलती क्या कर रहे थे कि हम करेंट कॉस्ट को करेंट रेवेन्यू से मैथ नहीं कर रहे थे ना, पूरा रेवेन्यू करेंट ले रहे थे और कॉस्ट क्या ले रहे थे, ओल्ड ले रहे थे। पर इस मेथड में, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, हम करेंट ही कॉस्ट लेंगे और करेंट ही रेवेन्यू लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे थे अब वैसा कुछ होने वाला नहीं है। दिस इज द सेकंड टेक्निक। क्या ये टेक्निक आपको डिटेल में आनी चाहिए, नहीं, तो क्या आना चाहिए सर, आपको इन टेक्निक्स के नाम पता होने चाहिए, इन टेक्निक्स के अदर नेम्स पता होने चाहिए, और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप दोनों टेक्निक्स में करते क्या हो। इन टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिस इज पर्टिकुलरली माई ऑब्जर्वेशन। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इन दो टेक्निक को भी पढ़ सकते हैं, 5-6 टेक्निक्स और मिल जाएंगी, उनको भी ढूंढ के पढ़ सकते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं जो भी चीज़ एडवाइस करता हूँ वो मैं अपने हिसाब से, अपने PYQ एनालिसिस से और अपने अजम्पशन से एडवाइस करता हूँ, मानना ना मानना अल्टीमेटली आपकी चॉइस होती है। ठीक है, इसको पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे हिसाब से उतना वर्थ इट नहीं, उतने क्वेश्चन नहीं आते। अदर टेक्निक्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, और क्या क्या तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम सिर्फ एक नोट्स में, अकाउंट्स में क्या करें, सिर्फ एक नोट्स लगा ले, रियल बैलेंस शीट में, पूरी बैलेंस शीट में चेंजेस करें 20 जगह। उससे अच्छा क्या है कि हमने एक ऐसा नोट बनाया और अपने अकाउंट्स में लगा दिया कि इन्फ्लेशन में 10% हुआ या 5% हुआ, उसके हिसाब से ये चीज़ें एडजस्टेड हैं। अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, कोई छेड़खानी नहीं। अजम्पशन दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल, ये मान के चलेंगे। एक नोट अपेंडेड कर देंगे, अपेंडिक्स वो लास्ट में अपेंडिक्स होता है, मतलब एक नोट अटैच कर देंगे टू शो हम कितना चेंजिंग प्राइस लेवल हुआ है ये शो करने के लिए, बस एक नोट्स लगा देंगे साथ में। ठीक है, रिप्लेसमेंट रिजर्व मेथड, ये मेथड क्या है, ये भी हिस्टोरिकल बेसिस पे ही बनाया जाता है। डेप्रिसिएशन को भी हिस्टोरिकल कॉस्ट में कैलकुलेट करते हैं, पर रिप्लेसमेंट अमाउंट इज इनएडिक्वेट व्हेन द एसेट इज डिस्कार्डेड, सो एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट पर्पसेस शुड बी ट्रांसफर्ड टू रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट एवरी टाइम रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एंड विल बी स्प्रेड ओवर फ्यूचर पीरियड। आप समझिए, पहले हम क्या करते थे, 10,000 की मशीन थी, उस पर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाया, हर साल 1,000 डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एक तरीका ये करेंगे, जिससे करते थे ये करेंगे, हर साल 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन करेंगे। साथ में हम एक क्या बनाएंगे, हम एक रिजर्व बना लेंगे। उस रिजर्व में क्या करेंगे, हमें लगता है कि मशीन जाके 20,000 में हो जाएगी अगले 10 साल बाद,
तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा 1000 चाहिए ना, मान लीजिए 1500 कह देता ताकि आपको समझने में आसानी हो, जो एक्स्ट्रा 500 चाहिए ना, वो एक्स्ट्रा 500 हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करते जाएंगे हर साल, या जितना भी फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए 10 साल के लिए, तो हम और 5000 एक्स्ट्रा लगेगा तो हम उसको 500 हर साल ऐड करते जाएंगे, किस में, रिजर्व में, ताकि आज के 10 साल बाद की सिचुएशन क्या होगी, डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारे पास 10,000 होगा, रिजर्व में अमाउंट हमारे पास 5,000 होगा, और ये पूरी 15,000 का हम अपना सेट लेके चले आएंगे। तो हमारा जो प्रॉब्लम थी कि वो सफिशिएंट नहीं होता था अमाउंट, वो सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी कुछ ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करा करिए, समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करा करिए, इससे एक तो बाकी बच्चों को एडवाइस मिल जाती है कि हाँ कंटेंट अच्छा है, और दूसरा हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, जब हम क्लास लेकर के आते हैं, पूरी मेहनत करके आते हैं, उसके बाद जब आपके लिए इतनी हार्डवर्क करते हैं तो हमें अच्छा लगता है जब हम अप्रिशिएट किया जाता है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ। आइए अगला मेथड देखते हैं, पार्शियल चेंज मेथड। फिक्स्ड असेट्स आर जनरली रिटन अप एंड स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ लीफो मेथड। आप लोगों को मैं इसे याद दिलाई कि कितने लोगों को लीफो मेथड याद है, ज़रा कमेंट करके बताइए। सो लीफो मेथड स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड था, अगर आपको ध्यान से याद हो, जिसको याद होगा वो कमेंट कर ही रहा होगा। लीफो मेथड क्या मेथड था, जहाँ पे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट करते थे, मतलब जो स्टॉक बाद में आया है उसको पहले रिलीज कर देते थे। तो पार्शियल चेंज मेथड में हम दो काम करते हैं, पूरी चीज़ों को चेंज नहीं करते। पीसीएम में क्या करते हैं, पार्शियल चेंज मेथड में क्या करते हैं, फिक्स्ड असेट्स को हम एक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, फिर एक लीगली स्टैब्लिश्ड इंडेक्स होता है, मतलब एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसको सब लोग मान रहे हैं, किसी एसोसिएशन ने, किसी गवर्नमेंट बॉडी ने, या खुद ऑर्गेनाइजेशन ने एसोसिएशन बनाया और उन्होंने एक इंडेक्स फिक्स कर दिया। तो 2024 का इंडेक्स इतना है, इन्फ्लेशन 2023 का इतना है, उस इंडेक्स से क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एक काम। दूसरा किस पे काम करते हैं, स्टॉक पे। स्टॉक को हम कैसे वैल्यू करते हैं, स्टॉक को हम लीफो मेथड पे वैल्यू करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ें बाद में आई हैं उनको पहले निकालेंगे, और निकालेंगे किस रेट पे, उनको बेचेंगे किस रेट पे, करंट प्राइस पे। करंट प्राइस पे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको आगे देगा, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगा। क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स आर जनरली रिटन अप, स्टॉक इज वैल्यूड एट लीफो मेथड। हम फिक्स्ड एसेट को लिंक कर देते हैं किसी लीगली एस्टैब्लिश्ड इंडेक्स से, उसी के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। देयर आफ्टर चार्ज डिप्रिसिएशन एंड ऑन रिटर्न अप वैल्यू, जो रिटर्न अप वैल्यू आई, जो हमने वैल्यू लिखी, उसी पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। स्टॉक एंड इशू ऑफ मटेरियल प्राइस किस पे, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, जिससे हम क्या करते हैं, करंट प्राइस ऑफ गुड्स अपने आप रिजेंबल होने लगता है, क्योंकि जो बाद में आया होगा उसका प्राइस जाहिर सी बात है मार्केट से मैच करता होगा। लिमिटेशन ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये यूज़ ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, ये उनके लिए जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना हो, दिस इज नॉट फॉर अस, मतलब मैंने डलवा दिया, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो तब पढ़ लीजिए, छोटे छोटे 1-2 लाइन्स हैं। लिमिटेशन क्या है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की, प्राइस लेवल कंटिन्यूस प्रोसेस है, चेंज प्राइस लेवल में चेंज होना कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज किसी चीज़ का दाम 20 रुपये है, कल 22 होगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, तो आप बैठ के रोज़ उसका प्राइस एडजस्ट करते रहेंगे तो अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। दूसरा क्या है, कैलकुलेशन एक टीडिशियस टास्क है, जाहिर सी बात है, अगर हर दिन रेट बदलेगा, फिर उतनी रेट से उतनी क्वांटिटी को निकालना, फिर प्रॉफिट निकालना और बाकी टैक्स कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। द सिस्टम हैज़ नॉट बीन प्रेफर्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़ भी इनको प्रेफर नहीं करती। टैक्स पे करते वक्त मान लीजिए प्राइस ज़्यादा हो गया तो आपने दिखा दिया, एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा दिया और उनको टैक्स ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए टैक्स अथॉरिटीज़ भी इसको प्रेफर नहीं करती। ठीक है, एसेट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, एसेट्स की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। मटीरियल्स मैनेजमेंट में हम मटीरियल को बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज़ करके उनको रिवैल्यूएट कर लेते हैं। मैंने कहा ये एक्स्ट्रा है, जिसको पीडीएफ में पढ़ना हो पढ़ सकता है, पर ये दिस इज़ नॉट फॉर अस, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, मैंने डलवा दिया खाली पढ़ने के लिए, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए इसलिए। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, जिसके बाद आपके लेक्चर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में क्या है, तो देखिए जैसे हमको पता है कस्टमर आजकल क्या हो रहे हैं, कस्टमर इन्वायरमेंट के लिए अवेयर हो रहे हैं। अब बिजनेस वही चलता है जो कस्टमर्स के बारे में सोचे, तो बिजनेसेस का भी एक प्रिंसिपल है कि हम सोसाइटी से इतना कुछ लेते हैं तो बदले में हमें सोसाइटी को बेहतर चीज़ें देनी चाहिए। पर हो क्या रहा है, ड्यू टू इंडस्ट्रीज, ड्यू टू बिजनेसेस, सोसाइटी हैम्पर हो रही, इन्वायरमेंट हैम्पर हो रहा है, तो हम जो नुकसान क्रिएट कर रहे हैं एज एन इंडस्ट्री, एज एन कंपनी, उस नुकसान की वैल्यू को कैलकुलेट करना, प्लस जो हम इनिशिएटिव्स दे रहे हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है इस इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। ये क्या है, ठीक है, these gaps are ठीक है। environmental accounting is an important tool to understand the role played by natural environment in the development of an economy. It provides data related to contribution, natural resources से कितना contribution आया, कितना डिग्रेडेशन हुआ, कितना पॉल्यूशन हुआ, इस सब का जब कॉस्ट आप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। द इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग रिफर्स टू आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, क्या हुआ, द इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग वाज फर्स्ट, किसने कहाँ पे अप्लाई हुई, नॉर्वे में 1970। नॉर्वे इज एन स्कैंडिनेवियन कंट्री। नॉर्वे में क्या हुआ, 1970 में पहली बार इसके बारे में बात हुई, इसकी इम्प्लीकेशन की बात हुई।
इन इंडिया द कंसेप्ट इज लिमिटेड टू सर्टेन इंडस्ट्रीज। यहाँ पे अभी केवल कुछ इंडस्ट्रीज इस पे ध्यान दे रही है, जैसे सीमेंट, पावर, इलेक्ट्रिक्स, ऑयल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ध्यान के रखना ये वो कंपनीज हैं जो पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं, तो ज़्यादातर यही कंपनीज अभी इंडिया में इस पे ध्यान दे रही है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, अभी इवॉल्व हो रहा है, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के, टू सपोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। हमको मिनिमाइज करना है क्या, टोटल एक्सपेंडिचर को जो हम प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट में लगा रहे हैं। हम चीज़ों को अच्छी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे। हम सेग्रीगेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे इन्वायरमेंटल फ्लोज एंड नेचुरल रिसोर्सेज को, दोनों को अलग करेंगे और दोनों इन्वायरमेंटल फ्लोज और नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीज़ें आ रही हैं उनको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना, मतलब अलग निकालना, बाहर निकालना, पर उनको इस तरह से यूज़ करना कि हम लोग कोलैबोरेटली यूज़ कर लें, उससे लॉसेस कम हो। टू हेल्प मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसका मतलब किसका सब टाइप हो गया, इसका मतलब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब टाइप हो गया। तो कोई पूछे इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इज सब टाइप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो यस, बिकॉज इट इज हेल्पिंग मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है ये आप पढ़ सकते हैं सारे, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, लिमिटेशंस में भी कुछ समझाने जैसा नहीं है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने बात की किसके बारे में, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में। फिर बात किसके बारे में की, हमने की इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में। कहीं कोई कन्फ्यूजन आता है तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगती तो भी करिए, नहीं लगती है कुछ कन्फ्यूजन आता है तो भी करिए। और अगले वीडियोज़ 1-2 दिन में आ जाएंगे। मुझे पता आप लोगों को रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा टेंशन है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होइए, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा बढ़िया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।